हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। दिव्या जल्दी से भागकर उस लड़के के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, कितना टाइम लगा दिया तुमने अविनाश। अविनाश उसे शांत कराते हुए कहता है, सॉरी भाभी, थोड़ा लेट हो गया, बट यू डोंट वरी, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। अविनाश दिव्या को साइड में खड़ा कर गुस्से में ऋषभ की तरफ बढ़ता है और उसके मुंह में कस के एक मुक्का जड़ देता है। अचानक हुए हमले से वो संभल नहीं पाता और सीधा बेड में गिर जाता है। मुक्का इतना तेज था कि उसके मुंह के कोने से खून निकलने लगता है। वो अपना खून साफ करते हुए गुस्से में बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू ऋषभ बजाज पर हाथ उठाए, अबे है कौन तू। अविनाश अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, तू मेरे बारे में जानने के लायक तो है नहीं, फिर भी मैं तुझे बता देता हूँ, तुझे मरने से पहले कम से कम ये तो पता हो कि तुझे मारा किसने है। मैं दिव्या अग्निहोत्री का छोटा देवर और दैत्य अग्निहोत्री का चचेरा भाई अविनाश अग्निहोत्री हूँ। लोग मुझे प्यार से अवि बुलाते हैं और नफरत से अविनाश। नफरत में भी लोग मुझे इज्जत देते हैं। प्यार से तो तू बुलाएगा नहीं, तो मुझे पूरी इज्जत से अविनाश बुलाना। तभी पीछे से कोई ऋषभ के मुंह में एक मुक्का जड़ देता है, जिससे उसका मुंह एक साइड झुक जाता है। वो अपना चेहरा सीधा कर गुस्से में बोलता है, अब तू कौन है। ऋषभ ने उसे एक मुक्का जड़ दिया था। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ ये ठीक है, मैं दिव्या अग्निहोत्री का बड़ा देवर और दैत्य अग्निहोत्री का सगा भाई रियांश अग्निहोत्री हूँ। लोग मुझे प्यार और नफरत से रियांश ही बुलाए हैं। 1 मिनट में लोगों का पोस्टमार्टम कर दूं, ऐसा हुनर रखता हूँ। फिर उसके कान में थोड़ा झुककर कहता है, और डेविल का राइट हैंड। डेविल का नाम सुनकर ऋषभ की तो सिट्टी पिट्टी ही गोल हो जाती है। आखिर डेविल थी ही ऐसी शख्सियत जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, और जिसने देखा वो दोबारा किसी को देखने लायक नहीं बचा। उसके नाम से ही लोग कहते थे, चाहे बिजनेस हो या अंडरवर्ल्ड, उसका नाम ही काफी था लोगों को डराने के लिए। तभी ऋषभ के पेट में किसी ने कस के मुक्का मार दिया था। वो अपना पेट पकड़कर खिझिया कर कहता है, अबे अब तू कौन है। वो पहले अपने दोनों भाई को देखता है जिन्होंने अपने बारे में बता दिया था। वो उनको देखते हुए कहता है, मेरा इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं किसी ने, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देता हूँ। अविनाश और रियांश आराम से बेड में बैठते हुए अपना हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं, दे दे। एयाश अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहता है, हाय, मैं दिव्या अग्निहोत्री का सबसे छोटा देवर और दैत्य अग्निहोत्री का चचेरा भाई अराश अग्निहोत्री हूँ। लोग मुझे साइको बुलाते हैं। फिर अगले पल अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, तुम मुझसे हाथ मिलाने के भी लायक नहीं हो। ऋषभ गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, अबे बेवकूफों, मैं तुम लोगों को मुफ्त के पैसे देता हूँ, बचाओ मुझे इनसे। वहीं वो एयाश के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है। एयाश एक झटके में उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है। तभी कुछ बॉडीगार्ड वहां आकर एयाश को पकड़ लेते हैं, लेकिन एयाश खुद को उन सब से छुड़ाकर उनको मारना लगता है। वहीं रियांश और अविनाश भी उन बॉडीगार्ड से लड़ने में बिजी थे। इस मौके का फायदा उठाकर ऋषभ दिव्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहां से घसीटते हुए ले जाने लगता है। तभी उसके पेट में एक तेज किक पड़ती है, जिससे वो सीधा दूर जाकर गिरता है। दिव्या लड़खड़ा जाती है। 2 मजबूत बाहें उसे थाम लेती है। दिव्या उन बाहों में बेहोश हो जाती है। दैत्य का चेहरा एकदम डार्क हो जाता है। वो दिव्या को अपनी बाहों में ले लेता है और शेरा को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना इसका क्या करना है। शेर हाँ में अपना सर हिला देता है। उसे भी उस लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने दिव्या को अपनी बहन माना था। वो न जाने कितने सालों से दिव्या की हिफाजत कर रहा था। अब वो ऋषभ को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। दैत्य दिव्या को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे रियांश, अविनाश और एयाश भी उधर से निकल जाते हैं। नीचे लिविंग रूम में लेडी डॉक्टर बैठी होती है। उनके सामने कुणाल बैठा होता है। दैत्य उन त्रिमूर्तियों के साथ दूसरे रूम में था। दैत्य रियांश को देखते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला दिव्या का किडनैप हुआ है। रियांश कहता है, मैंने भाभी को कॉल किया था, वो मुझसे बात कर रही थी, लेकिन अचानक से उनकी आवाज आना बंद हो गई तो मुझे टेंशन होने लगी। फिर मैंने ऑफिस का सीसीटीवी हैक कर पार्किंग एरिया की फुटेज निकाली। वहां कुछ लोग भाभी को एक वन में डाल रहे होते हैं। मैं जल्दी से अविनाश और यश के साथ निकल गया भाभी को ढूंढने, और दिल्ली की सड़कों पर अपनी बाइक्स दौड़ा दी। और हमें भाभी का पता चला तो हमने आपको इन्फॉर्म तो किया। दैत्य उन तीनों को गुस्से में देख रहा था। अगर तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से मेरी स्वीट कैंडी को कुछ भी हुआ होता न, तो मैं तुम लोगों को छोड़ता नहीं। अब जो कि वो ठीक है,
इसलिए तुम लोगों को छोटी सजा दूंगी। वो तीनों कुछ कहने वाले होते हैं। दैत्य उस रूम से निकलकर बाहर लिविंग रूम में आ जाता है। श्रेया दिव्या को खुद से अलग करते हुए कहती है, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पास्ता बना कर लाती हूँ। श्रेया वहां से जाने लगती है। दिव्या बस अपनी खाली आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। श्रेया रूम से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। उसकी नजर नीचे लिविंग रूम में बैठे दैत्य पर पड़ती है, जो एक लेडी डॉक्टर से बात कर रहा होता है। वो डॉक्टर दैत्य को देखते हुए कहती है, वो डिप्रेशन में चली गई है। उन्हें किसी चीज का बहुत गहरा सदमा लगा है। अगर वो जल्दी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकली तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। वो अपनी आवाज भी खो सकती हैं। उन्हें रातों में डर लग सकता है। इसलिए आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा और यह प्रिस्क्रिप्शन है मेडिसिन मांगा कर उनको दे दीजिएगा। वो डॉक्टर दैत्य के हाथ में प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहती है। श्रेया डॉक्टर की बात सुनकर टेंशन में आ जाती है। वो खुद से कहती है, डिप्रेशन फिर से? नहीं, इस बार मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। वो किचन के अंदर गुमसुम सी जा रही होती है। एक सर्वेंट श्रेया से कहती है, मैम आपको कुछ चाहिए? वो थोड़ी ओल्ड हो गई थी। वो काफी टाइम से उस मेंशन की देखभाल कर रही थी। सब लोग उन्हें ताई कहकर बुलाते थे। उस सर्वेंट की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो उनसे कहती है, आप मुझे प्लीज सामान दे दीजिए, मुझे पास्ता बनाना है। वो श्रेया को पास्ता बनाने का सारा सामान दे देती हैं। श्रेया पास्ता बनाने लगती है। वो दिव्या के साथ साथ वहां पर सबके लिए पास्ता बनाती हैं। समीर अंदर आ रहा होता है। उसकी नजर लेडी डॉक्टर पड़ती है जो वहां से जा रही होती है। वो सीधे अंदर आकर अविनाश से पूछता है, क्या हुआ है दी को? मुझे मैसेज करके अर्जेंटली यहाँ पर बुलाया है। आखिर हुआ क्या है मेरी दी को? देखो मुझे टेंशन हो रही, प्लीज मुझे बताओ। अविनाश समीर को शांत करवाते हुए कहते हैं, देखो तुम शांत हो जाओ, फिर हम तुम्हें बताते हैं। समीर की नजर श्रेया पर पड़ती है। को समीर की आवाज सुनकर बाहर आ गई थी। समीर श्रेया के पास जाते हुए कहता है, दी आप यहाँ हैं तो आपको तो पता होगा ना दिव्या दी के साथ क्या हुआ है, प्लीज बताए। वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए होता है। श्रेया बस एक ही नाम लेती है, ऋषभ बजाज। ऋषभ बजाज का नाम सुनकर समीर को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, वो दोबारा दी के पास आया। एक बार वो मुझे मिल जाए, उसकी तो मैं जान ले लूंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। श्रेया दी बताए ना क्या किया है उसने दी के साथ? आप लोग ऐसे शांत क्यों खड़े हैं? प्लीज बताए ना, क्या हुआ है? देखो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। दैत्य बिना एक्सप्रेशन के शांत आवाज में कहता है, वो सदमे में है। समीर को तो शौक लग जाता है। क्या सदमे में? एक बार वो का तारांकन 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 मुझे मिल जाए, मैं उसकी जान ले लूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई दी के पास दोबारा आने की? फिर वो थोड़ा शांत होते हुए पूछता है, उसने क्या किया है जो दी सदमे में चली गई? अविनाश कहता है, तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे हमने अपने पास ही रखा है। फिर हल्के गुस्से में कहता है, बस अपने जिंदा होने पर वो अभी अफसोस कर रहा होगा। दैत्य सबको इग्नोर कर समीर से बिल्कुल सख्त आवाज में पूछता है, उसे पहले कौन सा सदमा लगा था? समीर कुछ भी नहीं कहता। वो शांति से खड़ा रहता है। दैत्य गुस्से में चिल्लाता है, आई से टेल मी दैम मत। दैत्य की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर समीर को कुछ सोच रहा होता है। वो वापस रियलिटी में आ जाता है। वो वही सोफे में बैठते हुए कहता है, मम्मी के जाने का सदमा लगा है दी को। मम्मी के जाने के बाद हम दोनों अकेले हो गए थे। डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। वो औरत लेकिन बहुत ज्यादा हम लोगों को टॉर्चर करती थी। एक दिन डैड बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे। उन्होंने हम दोनों को अनाथ आश्रम भेज दिया। जब दी ने कहा कि हम डैड से बताएंगे, तो उन्होंने कहा ये डैड का फैसला है, जिससे दी बहुत ज्यादा टूट गई थी। वो सबसे ज्यादा क्लोज डैड के थी। तब दी सदमे में थी। उन्होंने 2 महीने तक मुझसे बात नहीं की थी। फिर श्रेया दी हमारे लाइफ में आए। उन्होंने दी को खुश करा। उन्होंने दी को दोबारा हंसना सिखाया। श्रेया जो वहां सबके पास खड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। उसे अपनी आंखों के सामने खून, गोली, लाश, बहुत सारा खून अपने सामने रिकॉर्डिंग की तरह चलता दिखाई दे रहा था। कुणाल श्रेया को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कहाँ खो गई हो? श्रेया सकपका कर कहती है, मैं कहाँ खो गई? कहीं भी तो नहीं, मैं यही तो हूँ। कुणाल उसे शक भरी नजरों से देखने लगता है। श्रेया खुद से अपने मन में कहती है, कुछ भी हो जाए ये राज कभी बाहर नहीं आना चाहिए। मैं इस राज को कभी भी बाहर आने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मैं नहीं चाहती कि उसकी खुशियां दोबारा उससे छिन जाए। शेर वहां पर आते हुए दैत्य के हाथ में कुछ मेडिसिन देता है और वहां से चला जाता है। श्रेया जो पास्ता लेकर ऊपर जा रही होती है, दैत्य उसे रोकते हुए कहता है, रुको, तुम रहने दो, मैं लेकर के जा रहा हूँ। श्रेया की नजर मेडिसिन पर पड़ती है।
वो मेडिसिन को देखते हुए कहती है, दिव्या दवाएं नहीं खाती है। दैत्य उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछता है, क्यों? श्रेया धीमी आवाज में कहती है, उसे दवाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैत्य कुछ भी नहीं कहता। वो वहां से सीधा ऊपर अपने रूम में चला जाता है। दैत्य दिव्या को अपने हाथों से पास्ता खिलाने लगता है। दिव्या शांति से पास्ता खा रही होती है। वो एक नजर भी दैत्य को नहीं देखती, वो अपनी नजरें दैत्य से नहीं मिला पा रही थी। दैत्य उसे पूरा पास्ता खिलाकर उसे मेडिसिन देता है खाने को। मैं दवाई नहीं खाऊंगी, ये कड़वी होती है। वो बड़ी मासूमियत से दैत्य से बोल रही थी। उसकी बातों में मासूमियत थी, लेकिन उसकी मासूमियत कहीं खो गई थी। दैत्य एक दवाई अपने मुंह में रखता है और कुछ घूंट पानी के पीता है। फिर दिव्या का सर बालों से पकड़कर ऊपर करता है और अपने होठों को उसके होठों में रख देता है। वो दवाई अपने मुंह से उसके मुंह में डाल देता है। दिव्या को जबरदस्ती वो दवाई निगलना पड़ती है। दैत्य आंखों ही आंखों में उससे कहता है, अगर तुमने ये दवाई नहीं खाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दैत्य अपने होठों को दिव्या के होठों से अलग कर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर लिटा देता है और खुद उसके बगल में बैठकर उसके सर को सहलकने लगता है। दिव्या आंखें बंद कर शांति से लेटी थी। वहीं दूसरी तरफ नीचे बेसमेंट में ऋषभ को एक बड़ी सी बर्फ की सिल्ली में बांधा हुआ था। वो ठंड के मारे कुकड़ा जा रहा था। उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था सिवाय उसके जॉगर्स के। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। ठंड के मारे उसके दांत भी किटकिट कर रहे थे। समीर, रियांश, अविनाश और यश उस रूम में आते हैं। समीर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा उसके बालों को पकड़कर उसके मुंह में मुक्कों की बरसात कर देता है और साथ में उसके सीने में भी 2-3 मुक्के मरता है, जिससे उसकी कुछ हड्डियां चितक जाती है। वहीं समीर के इतना मारने और सर्दी से उसकी चीखें निकलने लगती हैं। ऋषभ घबराते हुए कहता है, तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम डॉक्टर होकर किसी की जान कैसे ले सकते हो? समीर गुस्से में कहता है, डॉक्टर हूं तो क्या हुआ, मुझे इंसान की जान लेना भी आती है और बचना भी। तुझे इतनी जल्दी तो नहीं मारूंगा। तुझे पहले पाल पाल तड़पाऊंगा, फिर तुझे मौत के थोड़ा नजदीक ले जाऊंगा, फिर तुझे मौत से वापस लेकर आऊंगा, फिर तुझे तड़पाऊंगा। तुझे इतनी जल्दी तो नहीं मारूंगा। अपनी बहन की एक एक आंसू का हिसाब लूंगा तुझसे। डॉक्टर हूं ना, क्या करूं? पहले तुझे मौत के करीब लेकर जाऊंगा, फिर वापस लेकर आऊंगा, फिर मौत कर करीब लेकर जाऊंगा, फिर वापस लेकर आऊंगा। जब तक मेरी बहन के एक एक आंसू का हिसाब नहीं हो जाता, अब तक तुझे मरने नहीं दूंगा। आज उन त्रिमूर्तिया ने समीर का एक अलग ही रूप देखा था। तभी समीर के फोन में मैसेज की बीप बजती है। समीर अपना फोन देखता है। वो सीधा उस बेसमेंट से निकलकर एक रूम में चला जाता है, जहां श्रेया पहले से उसका इंतजार कर रही थी। श्रेया जल्दी से गेट लॉक कर देती है और समीर से सीरियस टोन में कहती है, समीर कुछ भी हो जाए, उस राज को कभी बाहर नहीं आने देना। वो एक काली डरावनी रात थी। उस रात ने काफी जिंदगियां बदल दी। उस रात ने दिव्या की खुशियां छीन ली। अब वो खुश होना सीखी है। उस रात का राज सामने आने से उसकी खुशियां छीन सकती हैं। समीर श्रेया को शांत करवाते हुए कहता है, ये बात कभी भी बाहर नहीं आएगी। अगर ये बात बाहर आई तो कई जिंदगियों की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं अपनी दीदी की खुशियां कभी नहीं छीनने दूंगा। कभी मैं इस बात को बाहर आने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस एक बार मुझे इस शख्स का पता चल जाए, मैंने उसे इस दुनिया से ना ऊपर पहुंच दिया तो मेरा नाम भी समीर देशमुख नहीं। इस वक्त समीर के चेहरे में बहुत ज्यादा गुस्सा था। समीर इस वक्त गुस्से में बिल्कुल काल देवता लग रहा। उसके बिखरे बाल, आंखों में जलता सैलाब, लाल आंखें, आधी शर्ट पैंट से बाहर निकली हुई। श्रेया की नजर समीर के हाथ में पड़ती है। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था। वह समीर को बेड में बैठाते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हें चोट लगी हुई है। श्रेया जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स एक रोल से निकलती है और समीर के हाथ में बैंडेज करने लगती है। समीर वैसे ही बैठे हुए कहता है, क्या फायदा दी इन जख्मों को साफ करने का? जो मेरे दिल के अंदर की चोट है उसका क्या? जब तक मैं उस शख्स से अपनी दी के एक एक आंसू का हिसाब ना ले लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और यह घाव तो जल्दी भर जाएंगे, लेकिन मेरे दी के घाव का क्या जो अभी तक नहीं भरे, जो कहीं ना कहीं अभी भी उनके दिल में जिंदा है। दैत्य का रूम। दैत्य दिव्या के सर में हाथ फेर रहा था। दिव्या उसको टाइट हक करके सो रही थी। जब दैत्य को लगता है दिव्या गहरी नींद में चली गई तो वो धीरे से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाता है और तुम से बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर आते ही उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए थे। जहां अंदर उसके एक्सप्रेशंस शांत थे, अब बाहर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड हो गए थे। वो वहां से तेज कदमों से सीधा बेसमेंट में चला जाता है। वहीं बेसमेंट में अब तक पूरी बर्फ पिघल गई थी और ऋषभ ठंड के मारे कुकड़ रहा था। दैत्य सीधा जाकर अपनी डेविल वाली चेयर में बैठ जाता है। शेरा ऋषभ को उठाकर सीधा दैत्य के कदमों में फेंक देता है।
जिससे ऋषभ सीधा दैत्य के कदमों के पास चला जाता है। दैत्य अपना एक पैर ऋषभ की गर्दन में रख देता है, जिससे वो झटपटाने लगता है। वहीं बेसमेंट के बाहर त्रिमूर्तियां खड़ी थी। त्रिमूर्तियां रियांश, अविनाश और एटाश हैं। जब भी ये एक साथ होंगे तो मैं त्रिमूर्तियां यूज करूंगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। समीर उन तीनों के पास आते हुए उनसे पूछता है, तुम तीनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? एयाश कहता है, भाई उस ऋषभ को टॉर्चर कर रहे हैं। समीर अंदर जाने लगता है। अविनाश उसे रोकते हुए कहता है, तुम भाई का टॉर्चर नहीं देख पाओगे। समीर अंदर जाते हुए कहता है, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि एक टॉर्चर न देख पाऊं। वो उनकी बिना बात सुने ही अंदर चला जाता है। समीर अंदर का नजारा देखकर वहीं जम जाता है। अंदर दैत्य ऋषभ के हाथों को टेबल में रखकर उसको उंगलियां काट रहा होता है। उसे अंदर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वो उधर नहीं देखता, जैसे उसे पता जो वहां कौन है। दैत्य उसकी उंगलियां काटते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता, ये मेरी स्वीट कैंडी को अपने इन गंदे हाथों से छूने के लिए। ऋषभ की बहुत तेज चीख निकल रही थी। समीर तो किसी मूर्ति की तरह वहां जम गया था। करीब 5 मिनट बाद जब वो बाहर नहीं आता तो वो तीनों अंदर जाकर देखते हैं। वो समीर को शॉक देखकर अपने साथ बाहर ले आते हैं। समीर शॉक से बाहर ही नहीं आता। रियांश कस के एक थप्पड़ समीर के गाल में रख देता है। समीर शॉक से बाहर निकल आता है। वो अपने हाथ से अपने गाल को सहलाते हुए गुस्से में कहता है, अबे मुझे थप्पड़ क्यों मारा? रियांश कुछ कहता उससे पहले अविनाश कहता है, तुम्हें शॉक से निकालने के लिए, इसलिए हम तुम्हें मना कर रहे थे, अंदर मत जाओ। भाई के टॉर्चर बहुत खतरनाक होते हैं। बेसमेंट के अंदर दैत्य ऋषभ के मुंह में एक मुक्का मार देता है और उसके होठों को पकड़कर एक झटके में उसके होठ काट देता है। ऋषभ की एक तेज चीख निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा था। दैत्य कहता है, ये मेरी स्वीट कैंडी को किस करने की कोशिश करने के लिए। वो फिर उसके दांतों में एक मुक्का कस के मारता है। मुक्का इतनी तेज था कि उसके सारे दांत टूट जाते हैं। फिर दैत्य उसकी जीभ पकड़कर उसकी जीभ काट देता है, ये मेरी स्वीट कैंडी का नाम लेने के लिए। इस वक्त दैत्य किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। दैत्य एक छोटा सा चाकू लेकर ऋषभ की आंखों में घुसेड़कर गोल गोल घुमाने लगता है। उसकी आंखों से खूब खून बह रहा था। अब ऋषभ किसी डरावने मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। शेरा किसी को घसीटते हुए दैत्य के कदमों में फेंक देता है। वो आदमी दैत्य को देखकर डर जाता है। दैत्य उसे देखकर तेज तेज हंसने लगता है, हा हा हा। फिर एकदम सीरियस होकर, वेलकम टू माय वर्ल्ड मिस्टर बजाज। वो उस आदमी के बालों को कसके पकड़ कर खींचता है, जिससे उस आदमी की तेज चीख निकल जाती है। दैत्य गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुझे क्या लगा था, तू मेरे केबिन में कैमरा लगाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी ये करके। अब इसकी सजा तेरा बेटा भुगतेगा। मैं तुझे छोड़ भी देता, लेकिन तेरे बेटे ने मेरी स्वीट कैंडी के ऊपर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम अब तुम दोनों बाप बेटे भुगतोगे। अपने बेटे का जिक्र सुनकर मिस्टर बजाज दूसरी साइड देखने लगते हैं। ऋषभ की हालत देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में कहते हैं, तुम एक राक्षस डेविल हो। दैत्य हंसते हुए कहता है, मुझे पता है, कुछ नया बताओ। दैत्य शेरा को कुछ इशारा करता है। शेरा दैत्य का इशारा समझकर मिस्टर बजाज को पकड़ लेता है। दैत्य उठकर धीरे धीरे ऋषभ के पूरे शरीर की छोटी छोटी बोटियां कर देता है। मिस्टर बजाज बस रो रहे थे। वो खुद को असहाय समझ रहे थे। दैत्य खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। शेरा अपना सर नीचे झुकाए दैत्य से पूछता है, बॉस इसका क्या करना है? दैत्य वहीं रुककर पीही मुड़कर मिस्टर बजाज को देखता है। अपने चेहरे में तिरछी मुस्कुराहट लेट हुए कहता है, शेरा, जरूरी नहीं होता हर बात का जवाब पत्थर से दिया जाए। कभी कभी कुछ बातों का जवाब फूलों से भी दिया जाता है, और फूल इतने हो कि पूरी कब्र को ढक दे। इतना कहकर दैत्य वहां से चला जाता है। शेरा दैत्य के कहने का मतलब अच्छे से समझ गया था। एक लड़का गार्डन में गड्ढा खोद रहा था। वो लगातार गड्ढा खोदे जा रहा था। वो बिल्कुल कब्र के आकर का गड्ढा खोदकर उसके अंदर एक लाश को फेंक देता है। हवा इतनी तेज थी कि उस लाश के ऊपर का कपड़ा हट जाता है। वो लाश किसी और की नहीं, मिस्टर बजाज की थी, जिसे शेरा ने बड़ी बेरहमी से मारा था। फ्लैशबैक। दैत्य के जाने के थोड़ी देर बाद उस रूम में ढेर सारे कांटे से भरे गुलाब बिछा दिए जाते हैं। उसके ऊपर मिस्टर बजाज को चलाया जाता है और उसके ऊपर ढेर सारे कोड़े चलाए जाते हैं। शेरा उसे लगातार कोड़े से मार रहा था। वो दर्द से बिलख रहा था। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। उसके पैरों से खून पानी की तरह बह रहा था। शेरा तलवार से सीधा उसके गर्दन में वार कर देता है। पूरे रूम में खून के छींटे बिखर जाते हैं। मिस्टर बजाज वही जमीन में गिरकर अपना दम तोड़ देता है। फ्लैशबैक एंड। शेरा उस गड्ढे को अच्छे से भर देता है।
और उसके ऊपर ढेर सारे लाल गुलाब कांटों से भरे हुए डाल देता है। वो उसकी फोटो खींचकर किसी को सेंड करता है और अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे शेरा एक आदमी है। शेरा एक लड़का है, उसकी उम्र 25 साल है। दिखने में वो भी हैंडसम है। उसका ऑरा दैत्य के जैसा है। शेरा जब 18 साल का था तब किसी ने इसकी फैमिली को मार दिया था और इनके घर को आग लगा दिया था। तब शेरा घर में नहीं था इसलिए बच गया था। शेरा अपने जलते हुए घर को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक आग जल रही थी। तभी वहां से दैत्य की कार गुजरती है। उसकी नजर उस जलते हुए घर और उस लड़के पर पड़ती है। वो अपनी कार रोककर उस लड़के के पास जाता है। वो उसके कंधे में हाथ रखता है। वो लड़का अपने कंधे में किसी का एहसास पाकर उसके गले लग जोर जोर से रोने लगता है। दैत्य उसे शांत करवाकर सारा मामला पूछता है, लेकिन शेरा को कुछ भी नहीं पता था। दैत्य को उसकी आंखों में बदले की आग देख रही थी। दैत्य ने शेरा को उसका बदला लेने में हेल्प की। तब से शेरा दैत्य के साथ था, उसका लेफ्ट हैंड बनकर। एडी मेंशन। दैत्य नहाकर बाथरूम से बाहर निकलता है। उसने अपनी बॉडी में केवल टॉवल लपेट रखा था और एक टॉवल से वो अपने बालों को पोंछ रहा था। उसकी नजर लगातार दिव्या के ऊपर टिकी हुई थी। दिव्या के खिला हुआ चेहरा ऐसा मुरझा हुआ देखकर दैत्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया था। दैत्य फोन में मैसेज की बीप बजती है। वो अपनी नजरें दिव्या से हटाकर अपनी फोन में आई फोटोज को देखता है। उसके चेहरे में डेविल स्माइल आ जाती है। वो क्लोजेट में जाता है और कपड़े चेंज करके बाहर आता है। उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। वो दिव्या के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह का वक्त। दैत्य जल्दी ही उठ गया था। वो दिव्या को देखता है जिसका चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था। उसके आंखों के कोनों में आंसू के निशान थे। दैत्य उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, गेट अप स्वीट कैंडी, चलो जल्दी से उठ जाओ। थोड़ी देर बाद दिव्या अपनी आंखें खोलकर दैत्य को देखने लगती है। दैत्य उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसे शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर देता है। दोनों शावर के नीचे ठंडे पानी में भीग रहे थे। दिव्या की नजरें सिर्फ फ्लो में थी। उसने न ही एक बार दैत्य को देखा था और न ही उसने कुछ बोला था। वो बस शांति से शावर के नीचे खड़ी थी। दैत्य दिव्या को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर ले आता है और बेड में बैठाकर उसके बाल टॉवल से अच्छे से पोंछने लगता है। वो क्लोजेट से उसके कपड़े लेकर आता है और दिव्या को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके अपनी आंखें बंद कर उसके कपड़े चेंज करने लगता है। दिव्या दैत्य के हर एक एक्शन को बड़े ध्यान से देख रही थी। दिव्या को दैत्य का टच अच्छा लग रहा था। वही दैत्य की हालत बिल्कुल खराब हो रही थी। उसका हाथ दिव्या को बॉडी में बार बार टच हो रहा था, जिसे वो अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। वो जल्दी से दिव्या को कपड़े पहनाकर क्लोजेट में चला जाता है। समीर अपने रूम में खड़े होकर बस एकटक उस उगते हुए सूरज को देख रहा था। उसकी आंखों में ना जाने कितने दर्द छुपे हुए थे, जिसे वो किसी के सामने जाहिर नहीं करता था, ना ही दिव्या के सामने। वो दिव्या के सामने बिल्कुल चिल्ला मूड में रहता था। वो उस उगते हुए सूरज को देखते हुए कहता है, तुम जो कोई भी हो, बस कुछ दिन और अपनी जिंदगी अच्छे से जी लो। तुम्हारी जिंदगी में समीर देशमुख की एंट्री होने वाली है। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाकर रख दूंगा। तुम अपने जिंदा होने में अफसोस करोगे। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग आग जल रही थी। दैत्य रूम से बाहर निकलकर सीधा नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है और अपनी स्वीट कैंडी का फेवरेट नाश्ता एक प्लेट में रखकर बिना किसी से कुछ बात करे अपने रूम को तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहां बैठे किसी को भी कुछ शौक नहीं लगा था, सिवाय श्रेया के। श्रेया को दैत्य और दिव्या की शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वहां बैठे सब लोगों को ये अच्छे से पता था दैत्य दिव्या के लिए कितना पागल है। वो उसके लिए किसी की भी जान उसके हलक से खींचकर निकल सकता था। वही सब आराम से बैठकर अपना नाश्ता कर रहे थे, लेकिन श्रेया की नजर लगातार दैत्य के रूम की तरफ थी। कुणाल श्रेया को ऐसे लगातार दैत्य के रूम की तरफ घूरने से उससे पूछता है, तुम उधर क्यों देख रही हो? श्रेया कुणाल से पूछती है, ये दैत्य सर दिव्या की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं? वो कल से उसके रूम में है, कहीं उनका दिल तो नहीं आ गया हमारी दिव्या पर? वो उसकी बीवी है तो उसकी केयर करेगा न? कुणाल बहुत ही आराम से उसकी बात का जवाब देता है। श्रेया का मुंह तो शौक के मारे खुला ही रह जाता है। वो शौक में ही पूछती है, कब हुई? 1 महीने हो गए इनकी शादी को। एयाश मुंह में सैंडविच रखे बोलता है। श्रेया कहती है, मुझे बताया नहीं उसने, लेकिन अगले ही पल उसके फेस में खुशी की लहर झूम जाती है। वो खुश होते हुए कहती है, जभी तो वो 1 महीने से इतनी खुश दिख रही थी। कुणाल श्रेया को देखते हुए पूछता है, तुम उससे नहीं पूछोगी उसने अपनी शादी के बारे तुम्हें क्यों नहीं बताया? श्रेया खुश होते हुए कहती है, नहीं, उसे नहीं बताना होगा इसलिए नहीं बताया। मैं बहुत खुश हूँ उसकी शादी हो गई। माना कि दैत्य सर डेविल है,
उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। उनकी आंखों में दिव्या के लिए प्यार साफ दिखता है। तुम्हें डर नहीं लगता? वो एक डेविल है। अगर उसने गुस्से में दिव्या को कुछ कर दिया तो? कुणाल बड़े गौर से श्रेया को देख रहा था। नहीं, एक डेविल का प्यार सबसे खतरनाक होता है। एक अच्छा इंसान दुनिया के लिए अपने इश्क को छोड़ देता है, लेकिन एक डेविल कभी भी दुनिया के लिए अपने इश्क को नहीं छोड़ता। वो अपने इश्क के लिए पूरी दुनिया फना कर सकता है, लेकिन अपने इश्क को कभी भी खुद से दूर नहीं करता। दैत्य का रूम। दैत्य दिव्या को अपनी गोद में बैठाकर उसे आराम से नाश्ता करा रहा था। एक एक बाइट उसे खिलाता और एक बाइट खुद खाता। वो उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए कहता है, स्वीट कैंडी, तुम्हारे चेहरे में ये मुरझायापन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसते खिलखिलाते मुझसे लड़ती हुई ही अच्छी लगती हो, ऐसे शांत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसे नाश्ता कराकर उसके सामने दवाई बढ़ा देता है। वो अपनी ग्रे आइज से दैत्य को देखने लगती है। दैत्य अपनी ग्रीन आइज से दिव्या की ग्रे आइज में देखते हुए कहता है, तुम ये दवाई खाओगी कि मैं अपने तरीके से खिलाऊं? दिव्या उस दवाई को लेकर जल्दी से खा लेती है। दैत्य के फेस में छोटी सी स्माइल आ जाती है। दैत्य वहीं रखे सोफे में बैठकर अपने लैपटॉप में अपनी उंगलियां रोबोट की तरह चलाने लगता है। उसकी उंगलियां लैपटॉप में लगातार चलती जा रही थी। दिव्या वहीं बेड में लेटे उस रूम में लगी ग्लास विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। वो विंडो ऐसी थी कि अंदर से कोई भी बाहर देख सकता था, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता था कि अंदर क्या चल रहा है। कोई उस रूम के डोर में नॉक करता है। दैत्य कम इन बोलता है। श्रेया दिव्या के पास जाकर बैठ जाती है। वो उससे थोड़ी बात करके वहां से जाते हुए कहती है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आती रहूंगी। श्रेया को किसी के घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दैत्य श्रेया को रोकते हुए कहता है, मिस श्रेया, आपकी आज ऑफिस से छुट्टी है और आप यहीं पर रहेंगी जब तक मेरी स्वीट कैंडी ठीक नहीं हो जाती। श्रेया दैत्य को मना करते हुए कहती है, सॉरी सर, बट मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये आपका घर है। मुझे अपनी बात को ना कहने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। दैत्य की कड़क आवाज श्रेया के कानों में पड़ती है। श्रेया हमम कहकर वहां से निकल जाती है। श्रेया अपने रूम में जा रही होती है, तभी एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर एक रूम के घसीट लेता है। उस रूम की लाइट्स ऑफ थी। उस अंधेरे कमरे में सिर्फ दो ब्राउन आइज दिख रही थी। श्रेया उन आंखों को अच्छे से पहचानती थी। वो उस लड़के के पेट में कसके मुक्का मारने वाली होती है। वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है, जैसे वो उसके इस मूव को पहले से ही जानता हो। वो श्रेया का हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे लगा देता है। श्रेया गुस्से में उस लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट इज दिस कुणाल, लीव माई हैंड। कुणाल उसकी रोजी फ्रेग्रेंस सूंघते हुए कहता है, तुम्हारी महक मुझे तुम्हारे पास आने को मजबूर कर देती है, तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं जाने मन। वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। श्रेया का हाथ वही टेबल में रखे वास पर पड़ता है। वो उस वास को उठाकर सीधा कुणाल के सर में मार देती है। कुणाल उसे छोड़कर अपना सर पकड़कर लड़खड़ाने लगता है। श्रेया कुणाल की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। वो उसे बेड में बैठाते हुए परेशानी से कहती है, सॉरी, जोर से लग गई क्या? श्रेया का हाथ कुणाल के सर पर था। जहां उसने वास मारा था, वहां से खून निकल रहा था। कुणाल अपने फेस में हल्की स्माइल लाते हुए कहता है, तुम मेरी ऐसे फिक्र करोगी तो मैं तो तुम्हारे हाथों से जहर खाने को भी तैयार हूँ। श्रेया गुस्से में उसके गाल में एक तमाचा लगा देती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम पागल हो, तुम्हारे अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, जब देखो फालतू की बात करते रहते हो। अगर एक बार और ऐसे फालतू की बकवास करी तो दूसरे गाल में भी तमाचा लगा दूंगी। कुणाल अभी जो सिर्फ अपना सर पकड़े बैठा था, अब उसका एक हाथ उसके सर में और दूसरा उसके गाल में था। श्रेया जल्दी से टेबल के ड्राल से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और कुणाल की ड्रेसिंग करने लगती है। वो उसकी ड्रेसिंग करके बिना कुणाल को देखे उस रूम से निकल जाता है। कुणाल का फोन रिंग करने लगता है। कुणाल जल्दी से फोन पिक कर लेता है। वो फोन उठाकर कहता है, अब तुझे मेरी याद क्यों आ गई? अब किसकी शामत आ गई? दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर कुणाल तुरंत अपने रूम से निकल जाता है। कुणाल अपने रूम से निकलकर सीधा स्टडी रूम में चला जाता है, जहां दैत्य पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दैत्य समीर की हालत देखकर उसके ऊपर हल्का हंसते हुए कहता है, लगता है श्रेया ने तेरी अच्छे से धुलाई की है। कुणाल मुंह बनाकर कहता है, किस लिए बुलाया है मुझे यहाँ, ये बता, मेरी कंडीशन में ना जा। दैत्य सीरियस होकर, ये वीडियो देख, मुझे उस रात की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस रात क्या हुआ था, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। इतना कहकर दैत्य वहां से चला जाता है।